दोस्तों, जब हम बात करते हैं होम्योपैथी की, तब हम सभी होम्योपैथिक छात्रों एवं डॉक्टर्स के मन में एक ऐसे मेडिकल साइंस की छवि आती है जो क्रिटिकल डिजीज को भी सिर्फ कुछ ग्लोब्यूल्स एवं डोज से ठीक कर देती है। हालांकि मॉडर्न मेडिसिन या साइंस इस बात को स्वीकार नहीं करती, ये उनकी मर्जी। फिर जब हम बात करते हैं होम्योपैथिक पायनियर्स के बारे में, तो कई चेहरे हमारे सामने मन में घूमने लगते हैं, जैसे कि डॉक्टर केंट, डॉक्टर हेडिंग, डॉक्टर एलेन, डॉक्टर लिप्पी वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पायनियर या फिर कहें लेजेंड के बारे में, जिन्होंने पूरे विश्व में होम्योपैथी को एक नई पहचान दिलाई। हम जो आज अपने सिलेबस में या फिर कहें अपने होम्योपैथिक सिलेबस में जो सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो हमारे मास्टर हैनीमैन के बनाए हुए हैं। शुरुआत उन्होंने ही की थी, लेकिन एक सब्जेक्ट है जिसे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी ने बनाया, और वो है रेपर्टरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर वॉन बोनिंगहुइसेन के बारे में, उनकी जीवन गाथा के बारे में, और उन्होंने होम्योपैथी को क्या क्या दिया, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक ऐसे शख्स जो ना केवल डॉक्टर थे, डॉक्टर के अलावा वो लॉयर, डच सिविल सर्वेंट, एग्रीकल्चरिस्ट, बॉटनिस्ट जैसे बड़े बड़े कई पदों पर रह चुके थे। पूरा नाम बैरन क्लेमेंस मारिया फ्रांस वॉन बोनिंगहुइसेन। नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन रिवीजन करने के बाद आपको ये याद हो जाएगी। उनका जन्म 12 मार्च 1785 को हुई थी। उनका जन्म नीदरलैंड कंट्री के हेडिंग स्टेट में हुई थी, जो ओवरीसेल प्रोविंस के अंडर आता था। इस ग्राफ को अच्छे से समझिए। यह है जर्मनी, जहाँ पे होम्योपैथी की जन्म हुई थी, और जर्मनी की नेबरिंग कंट्री नीदरलैंड, जहाँ डॉक्टर वॉन बोनिंगहुइसेन का जन्म हुआ था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर बोनिंगहुइसेन के पेरेंट्स और एंसेस्टर के बारे में। उनके पिताजी का नाम लॉडविग अर्नस्ट वॉन बोनिंगहुइसेन था। वो ओवरीसेल के जो लोग थे वहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके अलावा वो प्रिंस बिशप ऑफ फ्रॉम जो कोन थे, कोन के जो वहाँ के जो राजा थे, उनके दरबार में वो ऑफिसर और इसके साथ साथ वो चेम्बरलिन भी थे। मध्यकालीन में लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को चेम्बरलिन भी कहा जाता था। उनकी माता का नाम थेरेसिया वॉन विस्जरविनी था। डॉक्टर बोनिंगहुइसेन टोटल 5 भाई बहन थे, जिसमें से डॉक्टर बोनिंगहुइसेन को छोड़ के उनके जितने भी भाई बहन थे, सभी ने अपना करियर मिलिट्री में चुना। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि उनके एक एंसेस्टर थे जो ऑस्ट्रियन जनरल फील्ड मार्शल थे, और बाद में उन्हें वेस्टफेलिया और रीनेलैंड का बैरोन अर्थात सामंत भी बना दिया गया था। दोस्तों, जब डॉक्टर बोनिंगहुइसेन 12 साल के हुए तो उनका एडमिशन म्यूनस्टर के जिम्नेशियम हाई स्कूल में करवा दिया गया। फिर जब वो 18 साल के हुए तो उनका दाखिला ग्रोनिंजन के डच यूनिवर्सिटी में करवाया गया, जहाँ से उन्होंने लॉ, उसके साथ साथ नेचुरल हिस्ट्री और मेडिसिन जैसी सब्जेक्ट्स में उन्होंने अपनी पढ़ाई की। 30 अगस्त 1806 को उन्हें डॉक्टर यूट्रिस ज्यूडिस का डिग्री प्राप्त हुआ। 19वीं शताब्दी में जो लोग सिविल और चर्च दोनों लॉ में अपनी पढ़ाई करते थे, उन्हें डॉक्टर यूट्रिस ज्यूडिस का डिग्री दिया जाता था। अब बात कर लेते हैं उनके अर्ली करियर के बारे में। 1 अक्टूबर 1806 उन्हें डेवेंटर के सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर अपॉइंटमेंट मिली। उस समय हॉलैंड के राजा हुआ करते थे लुइस नेपोलियन बोनापार्ट। उनके किंगडम में इन्हें सबसे पहले प्राइवी काउंसिल में ऑडिटर की पोस्ट मिली। बाद में उनका प्रमोशन उनके राज दरबार में एज ए ऑडिटर किया गया। इसके अलावा उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट का जनरल सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। साथ में उनको रॉयल लाइब्रेरियन और साथ साथ टोपोग्राफिकल ब्यूरो की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गई थी। फिर 1 जुलाई 1810 उन्होंने अपने इस सभी पोस्ट से रिजाइन दे दिया। अपने सभी पदों से रिजाइन देने के बाद सितंबर में वो अपने पेरेंट स्टेट चले आए। फिर 1812 में उनकी शादी हो गई।
और 1814 में वो डारूप चले आए। उनके जो पूर्वज थे वो जर्मनी के वेस्टफीलिया प्रांत के डारूप राज्य के रहने वाले थे। डारूप एक छोटा सा राज्य उस समय जर्मनी में हुआ करता था। डॉक्टर बोनिंग हुसैन के कुल 7 लड़के थे। 7 में से उनके जो बड़े और मंझले बेटे थे उन्होंने होम्योपैथी का फील्ड चुना था। उनके बड़े बेटे का नाम कार्ल बोनिंग हुसैन था। उनकी शादी डॉक्टर हैनीमैन की जो दूसरी वाइफ थी मैडम मेलानी, उनकी जो एडोप्टेड डॉटर जो थी, बेटी जो थी, उनके साथ उनका हुआ था। लेकिन बोनिंग हुसैन साहब और डॉक्टर हैनीमैन ये कभी संबंधी नहीं बन पाए, इसलिए क्योंकि इन दोनों की शादी जो है वो डॉक्टर हैनीमैन के मरने के बाद हुई थी। और उनका जो मंझला बेटा जो था, दूसरा बेटा फ्रेडरिक बोनिंग हुसैन, पहले तो उन्होंने अपना करियर लॉ में चुना, बाद में उन्होंने भी मेडिकल फील्ड का रास्ता अपनाया। डॉक्टर बोनिंग हुसैन डारूप में वहाँ के रिसर्च डेवलपमेंट पे उन्होंने काम करना शुरू किया और उस समय उनका परिचय वहाँ के जर्मनी के प्रोमिनेंट एग्रीकल्चरिस्ट थेड और शॉर्च के साथ हुआ। इन दोनों के साथ मिलकर के उन्होंने डारूप के रिसर्च डेवलपमेंट पे काम किया। उस समय उन्होंने कुछ आर्टिकल्स भी लिखी। एक आर्टिकल मैगलिन्से एनालिन और उनकी दूसरी आर्टिकल थी द कल्चर ऑफ राय अकॉर्डिंग टू ट्रेंट, जिसे काफ़ी प्रशंसा मिली। इसके साथ ही उन्होंने म्यूनस्टर में एग्रीकल्चरल सोसाइटी का भी गठन किया। 1816 से लेकर 1822 तक उन्हें प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर द वेस्टफेलिया, वहाँ का उन्हें प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। इसके साथ ही बोनिंग हुसैन और उनके समकालीन थे मिस्टर बॉल हुसैन, इन दोनों को एक साथ जनरल कमिश्नरीज फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्वे लैंड इस पद पे भी नियुक्त किया गया। और 1824 में उनकी एक किताब पब्लिश हुई जिसका नाम था प्रोड्रोमस फ्लोरी मोनेस्टेरेंसिस वेस्टफैलोरम फेनोडाग्निया। डॉक्टर बोनिंग हुसैन के कामों की सराहना होने लगी। इसी के साथ किंग फ्रेडरिक विलियम III, जो पर्सिया के राजा हुआ करते थे, उन्होंने डॉक्टर बोनिंग हुसैन को काउंसिल ऑफ क्रेस कॉसफील्ड के फर्स्ट कमिश्नरी पोस्ट से नवाजा। इसका पदभार भी उन्हें दिया गया। और 1826 में डॉक्टर बोनिंग हुसैन को बॉटनिकल गार्डन एट म्यूनस्टर, वहाँ का डायरेक्टर भी उन्हें बनाया गया। इस पद पे वो 1845 तक बने रहे थे। डॉक्टर बोनिंग हुसैन की एग्रीकल्चरल और बॉटनिकल जो राइटिंग्स थी वो काफ़ी प्रशंसक हो रही थी, काफ़ी प्रशंसा उन्हें मिल रहा था। और इसके साथ ही काफ़ी लर्नेड सोसाइटी जो उस समय के थे, उन्होंने डॉक्टर बोनिंग हुसैन को बहुत सारे डिप्लोमा डिग्री से सम्मानित किया। और इसी के साथ ही कार्ल स्प्रिंजेल और ल्यूडविग रेनेटबैक, ये दोनों बहुत ही नाम के हुए बॉटनिस्ट थे उस समय जर्मनी के। इन्होंने डॉक्टर बोनिंग हुसैन के सम्मान में उन्हें एक हाईएस्ट बॉटनिकल डिस्टिंक्शन से सम्मानित किया गया। वो क्या है उस पर अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, दोनों बॉटनिस्ट कार्ल स्प्रिंजेल और लुडविग रेकेनबैक ने डॉक्टर बोनिंग हुसैन के सम्मान में एक प्लांट के जीनस का नाम उनके नाम पे रखा था, जो कि नाम था बोनिंग हुसैनिया एल्बीफ्लोरा। ये जो बोनिंग हुसैनिया जो है ये उस प्लांट के जीनस का नाम है, जो कि रूटेसी फैमिली में आता है। इसके अलावा एक और प्लांट था जिसका नाम बोनिंग हुसैन के नाम पे रखा गया, जेनिकेलिया मेजर बोनिंग हुसैन। यहाँ पे इस प्लांट के स्पीसीज का नाम जो है वो डॉक्टर बोनिंग हुसैन के सम्मान में रखा गया था। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डॉक्टर बोनिंग हुसैन के लाइफ में घटी उस घटना के बारे में, जिस घटना के बाद डॉक्टर बोनिंग हुसैन जो है उनका मन होम्योपैथी की तरफ आना शुरू हुआ। 1827 के पतझड़ के मौसम में उनका तबीयत थोड़ा बिगड़ना शुरू हुआ और उन्हें पुरुलेंट ट्यूबरकुलोसिस, जिसका कि पुराना नाम था सपोरेटिव थाइसिस, ये ओल्ड टर्म था, इस रोग से वो ग्रसित हो गए। 1828 के बसंत ऋतु आते थे वो और भी डिसअपॉइंटेड हो गए और उस समय उन्होंने डॉक्टर ए वे को जो कि उनके पुराने बॉटनिकल फ्रेंड थे और फेलो थे, उनको उन्होंने एक फेयरवेल लेटर लिखा।
अब बात कर लेते हैं कि डॉक्टर ए वे कौन थे। डॉक्टर कार्ल अर्नेस्ट ऑगस्ट वे ये रीनेलैंड और वेस्टफेलिया प्रोविंस के पहले होम्योपैथिक फिजिशियन थे। जब ये बात डॉक्टर ए वे को पता चली तो उन्हें बहुत ख़राब लगा, तो उन्होंने डॉक्टर बोनिंगहुसेन को एक लेटर लिखा और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपके जितने भी तकलीफ है, जितने भी सिम्टम्स हैं, कॉन्कोमिटेंट्स हैं, वो आप डिटेल्स में मुझे बताएं। और उस डिटेल्स को पढ़ने के बाद डॉक्टर वे ने डॉक्टर बोनिंगहुसेन को पल्सेटिला लेने के लिए एडवाइस किया और डॉक्टर बोनिंगहुसेन ने इस एडवाइस को अच्छे से फॉलो किया और 1828 के समर आते आते डॉक्टर बोनिंगहुसेन पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। बस दोस्तों, यही वो टाइम था, यही वो समय था जब डॉक्टर बोनिंगहुसेन का झुकाव होम्योपैथी की तरफ होने लगा। इसे पता था कि एक समय के 10 सिविल सर्वेंट, एक लॉयर, एक बॉटनिस्ट, एक एग्रीकल्चरिस्ट आने वाले समय में वो होम्योपैथी के एक बहुत बड़े पायनियर बनने वाले हैं। दोस्तों, अब डॉक्टर बोनिंगहुसेन जो थे उन्होंने होम्योपैथी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था और इसके साथ ही उनका जो फेम जो था वो फ्रांस, हॉलैंड, अमेरिका, यहाँ के बहुत सारे फिजिशियंस को अट्रैक्ट करने लगा था। लेकिन एक दुविधा थी। दुविधा ये थी कि बोनिंगहुसेन के पास वो लाइसेंस नहीं थी जिससे वो ठीक से प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि उस समय जो है जो भी राजा हुआ करते थे उनसे पहले परमिशन लेने पड़ती थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जीवन, होम्योपैथी के जीवन का पहला जो समय जो था उन्होंने साहित्यिक कामों में बिताया और उसी समय उन्होंने होम्योपैथी के ऊपर अलग अलग आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, होम्योपैथी को समझना शुरू किया। फिर टाइम आता है 11 जुलाई 1843 का, जब किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV उन्होंने एक रॉयल ऑर्डर उनको भेजा और इसमें उन्हें बताया गया कि आप जो है प्रैक्टिस आप अच्छे से कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रेन। और इस समय से उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से करना शुरू किया। समय के साथ साथ डॉक्टर बोनिंगहुसेन की ख्याति बढ़ती गई और उन्हें उस समय के बहुत सारे होम्योपैथिक सोसाइटीज़ के मेंबर के हिसाब में इलेक्ट किया गया। इसके साथ ही मार्च 1, 1854 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एट क्लीवलैंड, नॉर्थ अमेरिका से उन्हें डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिप्लोमा डिग्री से सम्मानित किया गया और उनके सम्मान में फ्रांस के राजा जो थे उन्होंने नाइट के पद से 20 अप्रैल 1861 को डॉक्टर बोनिंगहुसेन को सम्मानित किया। डॉक्टर बोनिंगहुसेन का मानना था कि अगर किसी सिम्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को अगर समझना है तो हमें कुछ पॉइंटों पे ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या क्या था? क्विज, क्विड, यूबी, क्यूबी, ऑक्सिलस, क्यूड, कोमांडो, क्वांडो। दोस्तों, जो रेपर्टरी वाले छात्र हैं वो इस चीज़ को ध्यान दें कि ये जो है वो उनके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स के रूप में आता है डॉक्टर बोनिंगहुसेन हेक्सामीटर के नाम से। डॉक्टर बोनिंगहुसेन का मानना था कि क्विज पर्सनालिटी ऑफ द डिजीज, क्विड नेचर एंड पिक्युलिटी ऑफ द डिजीज, यूबी सीट ऑफ द डिजीज, क्यूबस ऑक्सिलस accompanying symptoms, कोड cause of the disease, commando modalities of the circumstances and quanto time modalities। हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा किसी भी एक सिम्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को समझने के लिए। दोस्तों, अगर आपको बोनिंगहुसेन के हेक्सामीटर को डिटेल्स में अगर पढ़ना है या जानना है तो ये आपको BTBP जो बोनिंगहुसेन की जो बुक जो है रेपर्टरी की, ये उसमें आपको नहीं मिलेगी। ये आपको मिलेगी द लेसर राइटिंग्स ऑफ डॉक्टर बोनिंगहुसेन वाली जो किताब जो है उसमें एक आर्टिकल है पेज नंबर 105 पे, अ कंट्रीब्यूशन टू द जजमेंट कंसर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ सिम्टम्स। दोस्तों, डॉक्टर बोनिंगहुसेन साहब ने इसके साथ ही कंप्लीट सिम्टम के थ्योरी का उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। उनका कहना था कि किसी एक सिम्टम को कंप्लीट बनाने के लिए सबसे पहले उसका लोकेशन, उसका सेंसेशन, उसका कंडीशन ऑफ एग्रावेशन एंड एम्यूलेशन, दैट इज मोडालिटीज, और कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स को हमें समझना पड़ेगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास एक पेशेंट आता है, जो पेशेंट जो है कोई अर्थराइटिक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप अगर उससे एक सिम्टम लेना चाहते हैं जिसको कि एक कंप्लीट वे में आप अगर लेना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ बोनिंगहुसेन, तो पहले आपको पूछना पड़ेगा कि उन्हें जो अर्थराइटिक पेन जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है। तो सपोज कीजिए वो बोलते हैं क्या कि उनके घुटने में, नी में पेन हो रही है। उसके बाद आपको पूछना पड़ेगा सेंसेशन, लोकेशन आपको मिल गई, फिर पूछना पड़ेगा आपको सेंसेशन के बारे में
कि पेन जो है वो किस तरह का पेन हो रहा है, बर्निंग पेन है, ड्रैगिंग पेन है, ड्राइंग पेन है, एक्टिंग पेन है, किस तरह का है। तो आपको सेंसेशन लेना पड़ेगा, इसके साथ ही आपको मॉडलिटीज़ लेना पड़ेगा, उनका जो पेन जो है पेशेंट का वो कब घटता है, कब बढ़ता है, कौन से समय में घटता है, कौन से समय में बढ़ता है, इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। साथ में कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम लेना पड़ेगा, कोई ऐसा सिम्टम जो कि पैथोलॉजिकली हमारे मेन सिम्टम से रिलेटेड नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रैंड जनरेशन का भी अवदान उन्होंने किया। उनका मानना था कि थ्योरी ऑफ ग्रैंड जनरेशन अर्थात व्हाट इज ट्रू टू द पार्ट इज ट्रू टू द होल। दैट इज, अगर हम किसी बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर कोई एक तकलीफ हो रही है तो उसका सेंसेशन जो है हम बॉडी के दूसरे पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को बाद में डॉक्टर जेटी केंट साहब ने आलोचना किया था। उनका कहना था कि ये थ्योरी जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर वॉन ह्यूसन साहब ने होम्योपैथी में क्या क्या आर्टिकल्स लिखे, क्या क्या बुक लिखे। अब उसके बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहला, उनका जो पहला होम्योपैथिक वर्क था वो था द क्योर ऑफ कोलेरा एंड इट्स प्रिवेंटिव्स। ये 1831 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा रेपर्टरी ऑफ द एंटीसोडिक मेडिसिन, इससे के कारण डॉक्टर वॉनिंग हुसैन को फादर ऑफ रेपर्टरी भी कहा जाता था। और इस बुक का प्रीफेस जो है वो डॉक्टर हैनीमैन ने खुद लिखा था, जो कि 1832 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा समरी व्यू ऑफ चीफ स्फीयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एंटीसोडिक रेमेडीज एंड ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक पिक्युलरिटीज एज एन अपेंडिक्स टू देयर रेपर्टरी, ये 1833 में पब्लिश हुई। इसके साथ ही एन अटेम्प्ट एट अ होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, ये भी 1833 में पब्लिश हुई। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ नॉलेज ऑफ द पिक्युलरिटीज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, ये भी 1833 में पब्लिश हुई। इसके अलावा होम्योपैथिक डाइट एंड अ कंप्लीट इमेज और अ डिजीज फॉर द नॉन प्रोफेशनल पब्लिक, 1833। होम्योपैथी अ मैनुअल फॉर द नॉन मेडिकल पब्लिक, 1834। रेपर्टरी ऑफ द मेडिसिन विच आर नॉन एंटीसोडिक, ये 1835 में पब्लिश हुई। रेपर्टरी ऑफ द एंटीसोडिक और रेपर्टरी ऑफ द सोडिक, इसके ऊपर जो उन्होंने जो बुक जो लिखा, ये कितने कितने साल में पब्लिश हुई थी, इसको अच्छे से नोट करें क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये 1836 में पब्लिश हुई। ये भी जो है एमडी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अटेम्प्ट एट शोइंग द रिलेटिव किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन ये किसने लिखा था और ये कौन से साल में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा थेरापेटिक मैनुअल फॉर होम्योपैथिक फिजिशियन फॉर यूज एट द सिक बेड एंड इन द स्टडी ऑफ मेट्रिया प्यूरा। अभी हम जो बीटीवीपी डॉक्टर वॉनिंग हुसैन वाली जो रेपर्टरी जो पढ़ते हैं, उस रेपर्टरी का पूरा नाम यही है, जो कि 1846 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर नॉन फिजिशियंस एज टू द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ कोलेरा, ये 1849 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप, 1853। द टू साइड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रिलेशनशिप, ये जो है हम बीटीवीपी रेपर्टरी के लास्ट में हम ये देख पाते हैं। ये काफ़ी बीटीवीपी बहुत सारी रेपर्टरी जो बहुत सारी पब्लिकेशन हाउस जो है इस चीज़ को रेपर्टरी के लास्ट में जो है अटैच किया है उस बुक में। इसके अलावा द होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन इन ब्रीफ थेरापेटिक्स डायग्नोसिस, 1853। द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वूपिंग कफ इन इट्स वेरियस फॉर्म्स, 1860। द एफोरिज्म ऑफ हिपोक्रेट्स विथ नोट्स बाय अ होम्योपैथ, 1863। ये भी एमडी में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और अटेम्प्ट एट अ होम्योपैथिक थेरेपी ऑफ इंटरमिटेंट एंड अदर फीवर्स, 1864। दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर वॉनिंग हुसैन के छोटे छोटे जितने भी आर्टिकल्स थे, पैम्पलेट्स थे, इन सभी का कलेक्शन जो है डॉक्टर टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने किया था और बाद में इसको इंग्लिश में एच स्टैफेल ने ट्रांसलेट किया था। और ये सभी आर्टिकल्स, पैम्पलेट जो है हमें लेसर राइटिंग्स ऑफ वॉनिंग हुसैन में मिलता है। तो इस बुक को दोस्तों ज़रूर खरीदें और इसे ज़रूर पढ़ें। होम्योपैथी का एक ऐसा चिराग जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से होम्योपैथी को पूरे जगत में प्रकाशित किया, अंत में उनके जीवन का प्रकाश ही छिन गया। और वो डेट थी 1864, 26 जनवरी, 3:46 AM। और डॉक्टर वॉनिंग हुसैन की जो मौत जो हुई थी वो ब्रोंकियल एज़मा के कारण हुई थी। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज यहाँ पे शेष करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैंने जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम वाली जो बात जो कही थी, मैं सिम्टोमेटोलॉजी के ऊपर में एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें टाइप्स ऑफ सिम्टम्स और उसके डिटेल्स में
उसके डिटेल्स के बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।